नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर आपके इतिहास विषय की क्लास लूँगा। पिछली क्लास मैंने एक ली है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सशक्तिकरण, जो BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के सिलेबस में है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल हमने सल्तनत काल के दौरान किन किन वंश ने शासन किया ये बातें जानी थी, और सल्तनत काल की स्थापना कैसी हुई, उनके लिए क्या परिस्थितियाँ जिम्मेदार रही थी, कल हमने अध्ययन किया। और उसके बाद आज उनमें से हम गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। तो गुलाम, मैंने 5 आपको वंश बताए थे जिन्होंने सल्तनत काल के दौरान शासन किया था, और सल्तनत काल भी आपको पता होगा, मैंने बताया था उसका समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसके दौरान 5 वंशों के शासकों ने शासन किया था, जिनमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के शासकों ने शासन किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के अंदर किन किन शासकों ने शासन किया उनके बारे में हम जानेंगे, और किन किन शासकों ने क्या क्या कार्य किए और उनका शासनकाल कैसा रहा है, और किन्होंने कितना योगदान दिया सल्तनत की स्थापना में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश का एक दूसरा नाम भी जाना जाता है, गुलाम वंश को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं मामलुक वंश। मामलुक वंश। मामलुक वंश का अर्थ होता है उस वंश के व्यक्ति जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए, उसे मामलुक वंश कहा जाता है। यानी जिसके माता और पिता का पता नहीं होता है उसे मामलुक कहा जाता है। क्योंकि गुलाम वंश से तात्पर्य आप समझ रहे हो, गुलाम का अर्थ होता है दास, और प्राचीन समय में ये प्रथाएं चलती रहती थी, व्यक्तियों को दास बनाया जाता था और दास प्रथाएं चली थी। तो अब जाके अंग्रेज काल में ये दास प्रथाएं समाप्त हुई थी। तो उसमें जो दास व्यक्ति थे वो अपनी प्रतिभा के आधार पर, क्षमता के आधार पर राजवंश में स्थापित हो जाते थे और सत्ता पर स्थापित हो जाते थे। तो उसी वंश के शासकों की वंशावली है। इनमें हालांकि ये सभी गुलाम वंश से नहीं रहे, लेकिन इस कालक्रम को इतिहासकारों ने गुलाम वंशी कहा। इस दौरान जितने भी शासक बने उनको सभी को गुलाम वंश में सम्मिलित किया है। तो आज हम गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं, और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था कि सल्तनत काल की स्थापना के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, और सल्तनत की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। तो हमने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था उसकी चर्चा की थी, और सर्वोच्च सत्ता के रूप में उस समय पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें हराकर मोहम्मद गोरी ने तुर्क सत्ता की स्थापना की थी, और जिसे वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है भारत में सल्तनत काल का। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो वह गौर का शासक था, और उसकी जगह उसका भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बनता है, जो मोहम्मद गोरी का भतीजा था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में, जो हमने कल पढ़ा था, उसकी खोखर जाति, हिंदू खोखर जाति के लोगों ने नमाज पढ़ते वक्त उसकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं तो गुलाम वंश में किन किन शासकों ने शासन किया। तो ये मैंने कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित किया है, इसको आप गौर से देखना और ध्यान करना। ये नाम आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन बार बार आप पढ़ोगे तो इन नामों से वाकिफ हो जाओगे और ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो गुलाम वंश के दौरान 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है, और इस शासन काल में कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में एक बार हम देखते हुए नजर डालते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक हुआ, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया।
द्वितीय आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का अयोग्य बेटा था, 1210 से लेकर 1211 एक साल ही रहा। उसके बाद इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और ये 1211 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का लड़का होता है जो 1 साल शासन करता हुआ अयोग्य शासक होता है। उसके बाद रजिया सुल्तान शासन करती है जो भी इल्तुतमिश की पुत्री होती है और ये सल्तनत काल में पहली महिला शासक होती है, मुस्लिम महिला शासक माना जाता है भारत में इसे प्रथम। इसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर बैराम शाह और जिन्होंने 1240 से 42 तक शासन किया और फिर मसूद शाह 1242 से 46 तक। कुछ शासकों ने कम समय तक शासन किया और सल्तनत में अयोग्य शासकों की कई बार हत्याएं कर दी जाती थी। इन शासकों की हत्या हुई, इसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। नासिरुद्दीन मोहम्मद ये भी एक योग्य शासक था जिसने 1246 से लेकर 66 तक शासन किया। और उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, जो तो आपने सुना ही होगा, बलबन की लोहे और रक्त की नीति, जिसने ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। बहुत ही चमत्कारी व्यक्तित्व था बलबन, इसके बारे में भी जानेंगे। 1266 से लेकर 87 ईस्वी तक। उसके बाद केकुबाद और क्यूमस जो गया, इसके बलबन के पुत्र थे, जो केकुबाद 1287 से 90 ईस्वी तक और क्यूमर्स लास्ट 1290 ईस्वी तक शासन करता है। इस तरह गुलाम वंश का अंत हो जाता है और गुलाम वंश के अंत के बाद में खिलजी वंश की स्थापना होती है, जो हम इस चैप्टर को पूरा गुलाम वंश को पढ़ने के बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे, जिसकी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापना की जाती है। तो हम पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक पे आते हैं, जो प्रथम शासक रहता है गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, ये आपको पता है। मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रांतों का इसे प्रतिनिधि सूबेदार नियुक्त किया इसकी योग्यता को देखते हुए। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपनामों से भी जाना जाता है। ये एक पहला नाम है कुरान खां। इसे कुरान खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज़ में गान करता था, इसलिए कुरान खां इसे कहा जाता है। एक दूसरा नाम इसका उपनाम था लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत ही दयालु और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए लाख बख्श इसे कहा जाता था। और एक नाम था हातिम द्वितीय, जो चमत्कारी व्यक्तित्व है, कोई पात्र है चमत्कारी, उसी का नाम, उस नाम से भी इसे जाना जाता था। अब बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उस वक्त दिल्ली में होता है और दिल्ली के मुसलमान सामंतों द्वारा इसकी सत्ता मान ली जाती है, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, इसको शासक मान लिया जाता है। उसी वक्त लाहौर के मुसलमानों और सामंतों द्वारा इसके पास बुलावा भेजा जाता है और लाहौर की गद्दी पर इसे सामंतों द्वारा अनुरोध करके बिठाया जाता है। अब ये गद्दी पे बैठ जाता है तो इसके समक्ष कई चुनौतियाँ आती है। सल्तनत काल की नींव अभी डाली है इसने और वह अपनी नवजात अवस्था में है, तो सल्तनत काल की मजबूत कैसे किया जाए, इसका सुदृढ़ीकरण कैसा किया जाए, ये समस्या इसके सामने रहती है। तो इसके प्रतिद्वंदी जो थे उन्होंने इसके सामने चुनौतियाँ पेश की। हम उन प्रतिद्वंदियों का जिक्र करेंगे, जिसमें एक है ताजुद्दीन यल्दौज। वैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर भी लगता था। ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह किया था और ये ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का सूबेदार था, तो ये इसका प्रतिद्वंदी था। और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध में शासन करता था, और एक था अली मर्दाना खिलजी, जो बंगाल का गवर्नर था। ये इसके समकक्ष बराबर के सूबेदार थे, प्रतिद्वंदी थे, सभी सत्ता की लालसा रखते थे और दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ताजुद्दीन यल्दौज की बात करते हैं हम, जो इसका ससुर था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था दिल्ली में। कहाँ था?
दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन दिल्ली में था। नासिरुद्दीन ख़्वाजा जो पास में था सिंध में, नासिरुद्दीन ख़्वाजा से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह कर देता है और ये इसका बहनोई लगता है और नासिरुद्दीन ख़्वाजा द्वारा इसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब बात आती है ताजुद्दीन यल्दौज की। तो ताजुद्दीन यल्दौज गजनी से निकल के यहाँ पे आक्रमण करता है सिंध पे नासिरुद्दीन ख़्वाजा, और नासिरुद्दीन ख़्वाजा पहले से इसकी अधीनता स्वीकार किए हुए। तो ये सीधी चुनौती कुतुबुद्दीन ऐबक को की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गजनी पर आक्रमण किया जाता है ताजुद्दीन यल्दौज पर, और ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर दिया जाता है और गजनी पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ गजनी रुकता है और 40 दिन तक रुकता है, भोग विलास करने लग जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों द्वारा वहाँ उसके गजनी की जनता पर अत्याचार किया जाता है। तो गजनी की जनता विद्रोह करके कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ से भगा देती है, और यही बात होती है ताजुद्दीन यल्दौज को वापस यहाँ मौका मिल जाता है और वो वापस यहाँ बैठ जाता है। लेकिन ताजुद्दीन यल्दौज ने अपनी सीमाएँ निर्धारित कर ली। इसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक पे आक्रमण करने का पुनर्साहस नहीं किया और इस तरह यहाँ से स्वतंत्र हो जाता है। और गयासुद्दीन मोहम्मद को वो पहले ही जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था, तो मोहम्मद गौरी उसका संघर्ष चलता था ख्वारिज्म के शाह से, यानी जो तुर्की साम्राज्य था गौर से आगे, तो वहाँ संघर्ष होने की संभावना थी, इसलिए वो उस संघर्ष में उलझ गया। तो इसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। अब इन दो चुनौतियों का सामना कर लिया। फिर अली मर्दाना खिलजी आता है। जो अली मर्दाना खिलजी की बात हम कर रहे हैं वह बंगाल का सरदार होता है और सूबेदार होता है। बंगाल के सरदारों द्वारा उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, सत्ता से बेदखल किया जाता है और मोहम्मद शेरा नाम के व्यक्ति को सत्ता पर बिठा दिया जाता है, मोहम्मद शेरा। उसके पश्चात इसे अली मर्दाना खां यहाँ से चलकर फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है और उससे मांग करता है, उससे जो निवेदन करता है कि मुझे पुनः बंगाल की सत्ता दिला दी जाएगी तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूँगा और वहाँ आपके अधीन ही शासन करूँगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अली मर्दाना खां को पुनः बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है मोहम्मद शेरा को हराकर, और अली मर्दाना खां कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब इन समस्याओं का समाधान हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं हम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का व्यक्तित्व कैसा था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वास्तुकला में क्या निर्माण किया। तो और जब ये एक गुलाम था, इसने कभी जो शासक की उपाधियां धारण नहीं की, सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। और उस समय पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। ये बात ध्यान में रखना। अब दास्ता से मुक्ति कब मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक को? 1208 में गयासुद्दीन मोहम्मद द्वारा 1208 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्ति दे दी जाती है। इसे मुक्ति पत्र भेजा जाता है और शाही छत्र भी भेजा जाता है और इसे दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया जाता है। और अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण की। तो कुतुब मीनार बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकला का नमूना है, जो आप लोगों ने देखी होगी। कल हमने लगाई थी, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें YouTube चैनल में हमने कुतुब मीनार का एक चित्र लगाया था। अब बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? अगर आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। अब एक ख्वाजा बख्तियार काकी नाम के संत थे, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी, इस सूफी संत
सूफी संत की याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया। अब इसकी बात करते हैं कुतुब मीनार की। तो इसमें इमारतें कितनी हैं? इसमें 5 मंजिला इमारतें हैं, 1 2 3 4 और 5 मंजिल इमारतें। तो इसमें पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया। और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जो अपन भारतीय वास्तुकला और संस्कृति में पढ़ते हैं। और फिर ये किसी चौथी मंजिल है जो फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से टूट जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे चौथी का पुनः जीर्णोद्धार करवाया जाता है और 5वीं मंजिल का भी निर्माण किया जाता है। और आगे समय में चलकर सिकंदर लोदी द्वारा और स्मिथ द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आपने सुना होगा, अजमेर में है, जो एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया है। और इस 2.5 दिन के झोपड़े पर जो हरिकेल नाटक है उसकी पंक्तियां भी लिखी गई है। अब बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में होती है चौगान खेलते हुए। चौगान एक खेल होता है जो घोड़े पे बैठ के पोलो, जैसे हम पोलो खेलते हैं उसी तरह खेला जाता है। तो घोड़े पे बैठकर ये खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो आज हमने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन पढ़ा है और कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा है। आज हमने गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है और इसी तरह हम सल्तनत काल में आगे सभी वंशों के शासकों के बारे में पढ़ेंगे और आगे की क्लास में आने वाली क्लासों में इन शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप सुझाव दे सकते हो मुझे, आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।